अब तक कि आपने पढ़ा कि सोहन सौम्या का हाथ पकड़ उसे करीब करते हुए कहता है, सौम्या मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ, समझिए आप, और मैं कहीं नहीं जाऊँगा। कहकर सोहन जैसे ही सौम्या के होठों की तरफ बढ़ा, सौम्या ने अपने दोनों हाथों से सोहन को धक्का दे दिया। वो गिरते गिरते बचा और अब सोहन को गुस्सा आ गया। ठीक है तो करते रहिए शक, और दरवाजे पर लात मारी जोर से और सोहन वहाँ से चला गया। अब आगे सोहन गुस्से में सौम्या के घर से बाहर निकलता है और गाड़ी में बैठकर तेज रफ्तार में गाड़ी ड्राइव करने लगता है। सौम्या ने जिस तरह से उसे धक्का दिया था उसे बहुत बुरा लगा था। वो गाड़ी चलाते समय बस खुद से ही कह रहा था, सौम्या मैंने जब रूही को देखा तो मेरे दिल में उसके लिए जो एहसास था वो दबा दिया, इसीलिए क्योंकि वो मेरे दोस्त का प्यार थी। पर जब आप आई मेरी ज़िंदगी में तो आप मेरी ज़िंदगी बन गई। मेरी सांसें भी आपकी है, सब कुछ आपका है, ये सोहन भी आपका ही है, सिर्फ आपका। फिर समझती क्यों नहीं आप मुझे सौम्या? मैं आप किसी का नहीं हो सकता हूँ? मुझ पर और मेरे प्यार पर आपको क्यों भरोसा नहीं है सौम्या? क्यों? उधर सौम्या भी उदास बिस्तर पर जाकर लेट जाती है और रोने लगती है और खुद से ही कहती है, सोहन मैंने हमेशा आदित्य से प्यार किया, पर वो मेरा कभी भी नहीं था। उसे भूल पाना मुश्किल था, पर तुमने मुझे समझा और 2 दिन में ही जो प्यार तुमने मुझे दिया मैं उसमें खो गई। कोई मुझे भी इस तरह टूट कर प्यार करेगा ये नहीं सोचा था मैंने। तुमसे ही जीना, तुमसे ही अब मरना है। तुम मेरी ज़िंदगी हो, मेरी सांसें चल रही हैं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। पर सोहन तुम क्यों नहीं समझते हो मुझे? सोहन मुझे डर लगता है कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूँ। बचपन से ही तो सब खोती आ रही हूँ। पहले मुझे मेरी माँ छोड़कर चली गई और आदित्य ने मुझे कभी अपनाया ही नहीं, और तुम भी गुस्से में चले गए। पर एक पल में सौम्या को लगता है कि सोहन पर बेवजह शक किया है उसने। वो गुस्से में घर से निकला है, कहीं खुद को चोट पहुंचा दिया तो। अपने आंसुओं को पोंछते हुए सौम्या जल्दी से बिस्तर से उठती है और अपना फ़ोन उठाकर वो सोहन को कॉल करती है, पर सोहन उसका फ़ोन नहीं उठाता है। इधर दाइमा भी आ जाती हैं। दाइमा को देखकर सभी बेहद खुश होते हैं। वो रूही के गले से मिलती है और कहती है, अब कैसी हो बेटी? दाइमा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आदित्य कहाँ है? जी दाइमा, वो तो अभी सो रहे हैं। इतनी देर तक उसे ऑफिस नहीं जाना है क्या? वो ठीक तो है ना? दाइमा वो ठीक है, इस समय वो ऑफिस का सारा काम घर से ही कर रहे हैं। फिर श्रेया को देख दाइमा कहती है, ये कौन है? फिर रूही दाइमा को श्रेया के बारे में सारी बात बताती है तो वो खुशी से श्रेया के पास जाती हैं और उसके माथे को चूमते हुए कहती है, आदित्य तो टूट चुका था तेरे जाने से। हमने तो उम्मीद ही खो दी थी कि तू हमें मिलेगी भी, लेकिन सब ठीक हो गया। रूही कहती है, दाइमा बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। दाइमा कहती हैं, ठीक है, तब तक मैं नहाकर मंदिर में दिया जला देती हूँ। साफ सफाई भी मंदिर की करनी पड़ेगी, जब से मैं गई हूँ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया होगा। रीमा कहती है, दाइमा रूही दीदी रोज़ दिया बाती करती हैं, तो आप आराम से नहाकर आइए और मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बना कर लेकर आती हूँ। दाइमा मंदिर के पास जाती हैं तो मंदिर में दिया जलता देख खुश तो थी, पर पता नहीं उन्हें अजीब भी लग रहा था। यही सब सोचते सोचते वो अपने कमरे में चली जाती हैं। रूही फिर किचन में चली जाती है और आदित्य के लिए नाश्ता बनाने लगती हैं। श्रेया रूही के पास आती है और उससे कहती है कि सोहन जी यहीं रहते हैं? हाँ यहीं रहते हैं श्रेया, क्यों, क्या हुआ श्रेया? कुछ नहीं, बस यूं ही। श्रेया की फिक्र सोहन के लिए देख रूही समझ रही थी, पर उसने श्रेया से कुछ भी नहीं कहा और अपने काम में लग गई। इधर आदित्य की आंख खुलती है तो रूही को ना देख वो परेशान हो जाता है। जल्दी से बेड से उठकर वो नीचे रूही को आवाज़ देते हुए आता है। दाई माँ भी अपने कमरे से बाहर निकलती हैं तो आदित्य को देखती हैं और रूही के लिए उसे बेचैन देख वो थोड़ा परेशान होती हैं। आदित्य नीचे आया तो दाई माँ को देखा और दाई माँ के पास आकर उनके पैर छूते हुए कहा, दाइमा आप कब आई? खुश रहो बेटा, अभी कुछ देर पहले ही आई हूँ। और ये चोट तुम्हें कैसे लगी? कुछ नहीं दाइमा, बस मामूली सी चोट है। रूही को देखा है दाइमा आपने? हाँ वो रूही रसोई में है। रूही भी ना पता नहीं उसे कितना रसोई में जाना पसंद है। दाइमा आप यहीं बैठी, मैं अभी आया। और आदित्य वहां से किचन में गया तो रूही अपने किचन के कामों में लगी हुई थी। आदित्य को देख वो शर्म से मुस्कुराती है और आदित्य प्यार भरे गुस्से में कहता है, रूही तुम ना मुझे परेशान करने का एक भी मौका मत छोड़ना, चलो हमारे साथ बैठो। आदित्य सर, रूही कुछ और बोलती कि आदित्य बोल पड़ा, रूही मेरा नाम लो या कुछ और बोलो, पर सर नहीं। तुम सर बोलती हो, मुझे ये पसंद नहीं है। रीमा आदित्य की बात सुन मुस्कुराती है तो आदित्य कहता है, ऐसे क्या मुस्कुरा रही हो रीमा तुम? जी जी कुछ नहीं। आदित्य रूही के पास जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए रसोई से बाहर लेकर आने लगता है उसे। तो रूही कहती, क्या कर रहे हैं आप? सब हमें ही देख रहे हैं। आदित्य एक नज़र सबको देखता है तो सभी वहाँ से चले जाते हैं। रूही ये देख कहती है, ये डेविल वाला रूप क्यों आज? तो रूही, तुम बिना बताए क्यों नीचे आई? दाई माँ पीछे खड़ी आदित्य की बातें सुन रही थी। तभी रूही की नज़र दाई माँ पर पड़ती है तो रूही आदित्य से बहुत ही नर्म आवाज़ में कहती है, छोड़िए मेरा हाथ, दाई माँ पीछे खड़ी हैं। रूही की बात सुन आदित्य रूही का हाथ छोड़ देता है और पीछे पलट कर देखता है और बिना कुछ बोले वहाँ से सोफे पर आकर बैठ जाता है। वहाँ श्रेया भी आकर बैठती है और आदित्य को देख मुस्कुराती है तो आदित्य कहता है, अब तुम श्रेया ऐसे क्यों मुस्कुरा रही हो? कुछ नहीं भैया। उधर दाई माँ गुस्से में सारे सर्वेंट को बुलाती हैं और उनसे कहती, तुम लोग अपना काम सही से करो। और रूही को एक नज़र गुस्से में देख रसोई के कामों में लग जाती हैं। रूही कुछ नहीं कहती, वो भी दाई माँ की हेल्प करने लगती है। श्रेया आदित्य से कहती
कहती है भैया रूही को बता दीजिए सब कि आप उसे बचपन से जानते हैं। श्रेया, डॉक्टर ने अभी साफ मना किया है कि उसे पिछला कुछ याद न दिलाएं, और कल उसकी हालत तुमने देखी थी। मैं उसे दर्द में नहीं देख सकता हूँ। भैया जानती हूँ आप उसे कभी भी दर्द में नहीं देख सकते हैं, पर अगर उसे याद आया और आज का सब भूल गई तो। श्रेया, हम दोनों तब भी एक दूसरे से प्यार करते थे और आज भी, और उसे पिछला याद भी आया तो और अच्छा है ना। हाँ भैया, रूही की मैं बचपन की दोस्त हूँ, बेस्ट फ्रेंड हूँ, पर उसे बिल्कुल भी नहीं पता है। हाँ वो तो है श्रेया, उसे कुछ याद नहीं है, पर यह बहुत अच्छी बात है कि उसे पिछला याद तो नहीं, पर फिर भी हम सब उसकी ज़िंदगी में शामिल हैं और वो हमारे पास है। तभी दाइमा, रूही और रीमा आती है। रीमा टेबल पर कॉफ़ी की ट्रे रखती है तो आदित्य रीमा से कहता है सोहन अभी भी सो रहा है क्या। तभी श्रेया बोल पड़ती है नहीं भैया, वो तो सुबह ही कहीं चले गए। चले गए? पर कहाँ? ये सोहन भी ना हद करता है, अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता है। फिर रीमा वहाँ से चली जाती है और दाइमा और रूही सोफे पर बैठ जाती हैं। फिर सभी साथ में बैठकर कॉफ़ी पीते हैं और इसी बीच आदित्य और रूही दोनों चोर नज़रों से एक दूसरे को बीच बीच में देखते हैं और मुस्कुराते हैं, और दाइमा ये सब नोटिस कर रही थी। उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कॉफ़ी पीने के बाद आदित्य कहता है ठीक है दाइमा, आप सब बातें करिए, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। कहकर वो जाने लगा तो रूही श्रेया से कहती श्रेया मैं अभी आई, और वो भी आदित्य के पीछे जाने लगती है। दाइमा सोच में पड़ जाती है और जल्दी से वो दोनों के पीछे जाती हैं। आदित्य कमरे में जाता है और वॉशरूम में चला जाता है, और वहीं रूही भी कमरे में जाती है और आदित्य के कपड़े अलमारी से निकाल बेड पर रखती है, और ये सब दरवाजे पर खड़ी दाइमा देखकर हैरान हो जाती है। वो अपने कमरे में आती है और खुद से ही कहती 1 महीने में यहाँ की हवा ही बदल गई, कैसे। इधर श्रेया बार बार रीमा से पूछती है कि सोहन सर आए कि नहीं। रीमा कहती है नहीं, तो श्रेया अब वो बेचैन हो जाती है और खुद से ही कहती इतनी सुबह सोहन जी कहाँ चले गए बिना कुछ बताएं। सुबह के 11 बज रहे थे, उन्होंने कुछ खाया भी नहीं है। और दूसरी तरफ सोहन अपने घर आता है, छोटा सा घर 2 कमरों का, एक साइड छोटा सा किचन 2 रूम। सोहन आता है दरवाजे के पास तो उसे याद आता है कि इस घर की चाबी तो वो वहीं पर भूल आया। वो एक पत्थर से दरवाजे के ताले को तोड़कर अंदर आता है और घर को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने माँ पापा को याद करने लगता है और बिस्तर पर आंख बंद कर लेट जाता है। सौम्या सोहन को कॉल कर रही थी अभी भी, पर सोहन ने अपना मोबाइल साइलेंट पर कर लिया था। सौम्या भी अब परेशान हो गई। वो बाथरूम में गई और जल्दी से शावर लेकर बाहर आई, और तैयार होकर वो अपने कमरे से बाहर आई तो सामने अपने पापा को देखकर चौंकते हुए कहा पापा आप कब आए। सौम्या जब सोहन आया तभी मैं आया। तो सौम्या ने अपना सिर झुका लिया। सौम्या के पापा ने कहा मुझे सोहन पसंद है बेटा। क्या सच में पापा? हाँ बेटा, उसकी परवाह, उसका जुनून आज मैंने तुम्हारे लिए देखा है। हाँ थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आता है उसे, पर ठीक है तुम संभाल लेना उसे। पापा वो मामूली सा है, वो आदित्य को बहुत मानता है और आदित्य भी, पर वो आदित्य के जैसा बड़ा आदमी नहीं है पापा। बेटा रूही के साथ मैंने अच्छा बर्ताव नहीं किया, पछतावा भी है, पर आदित्य और रूही से नजरें नहीं मिला पाऊंगा, इसीलिए उन्हें सॉरी भी नहीं बोला मैंने। और रही बात सोहन की, तो जो मेरा है वो तुम्हारा है, और जो तुम्हारा है वो सोहन का। और बेटा तुम्हारी माँ तो हम सबको छोड़कर किसी और के साथ चली गई, पर तुम मेरे जीने का सहारा हो। और सौम्या बेटा मेरे जाने के बाद सोहन तुम्हारा ख्याल रखेगा। पापा ये आप कैसी बातें कर रहे हो, जाने की बात बोलना भी नहीं। ठीक है चलिए साथ में बैठकर नाश्ता करते हैं, मैं बाद में जाऊँगी। फिर सौम्या और उसके पापा साथ बैठकर नाश्ता करने लगते हैं। इधर आदित्य अपने कमरे में सोफे पर बैठा लैपटॉप में अपने ऑफिस का काम भी कर रहा था, और साथ ही आदित्य सोहन को कॉल भी कर रहा था, पर फ़ोन नहीं उठा रहा था। तो आदित्य बहुत ही परेशान हो गया था। उसने अपने गार्ड को बुलाया और कहा सोहन ऑफिस में भी नहीं है, पता नहीं कहाँ है, तुम अपने कुछ लोगों को लेकर उसके घर जाओ उसकी सुरक्षा के लिए। जी सर कहकर गार्ड चला गया। रूही कहती क्या हुआ, आप सोहन के लिए इतना परेशान क्यों हैं। रूही मुझसे ज़्यादा सब उसे जानते हैं और वही सारा काम भी देखता है, और सभी ये भी जानते हैं कि सोहन मेरा खास है। ऐसे अकेले रहना मतलब वो खतरे में पड़ सकता है, लेकिन उसे तो मेरी कोई बात नहीं माननी, जब देखो अकेले ही बिना सुरक्षा के निकल जाता है। ठीक है आप घबराइए मत। हाँ रूही, और तुमने अपनी दवा खाई। जी बस जा ही रही हूँ। ठीक है वैसे रूही तुमने क्या सोचा है, किस बारे में आदित्य सर। रूही पहले तो तुम ये आदित्य सर बोलना बंद करो प्लीज़। और रूही दाइमा भी आ गई हैं, इससे पहले कि वो सवाल उठाए तुम बताओ तुम्हारा क्या फैसला है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रूही आदित्य की बात सुन चुप हुई तो आदित्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा ठीक, मुझे तुम्हारा जवाब मिल गया है। और वापस अपने लैपटॉप में आदित्य काम करने लगता है। तो रूही कहती है क्या जवाब मिल गया, मैंने तो आपसे हाँ या ना कुछ भी नहीं बोला। तो आदित्य कहता है तुम्हारी खामोशी का मतलब ना है। रूही ये सुन गुस्से में कहती है अच्छा तो आपने मेरी खामोशी से ही सब जान लिया, और आपके आसपास रहने से आप कुछ समझ नहीं पाए मतलब। रूही थोड़ा झुककर आदित्य के कानों के पास धीरे से कहती है यही मिस्टर डेविल कि मेरी शादी के लिए हाँ है। कहकर रूही शर्म से अपनी पलकें झुका लेती है। आदित्य की तो मानो खुशी का ठिकाना नहीं था। वो सोफे से उठकर खड़ा होता और कहता सच में रूही तुम्हारी हाँ है। तो रूही मुस्कुराते हुए शर्म से अपना सिर हाँ में हिलाती है। आदित्य मुस्कुरा कर कहता है
तो तुम्हें इस डेविल से प्यार है? रूही अपने दोनों पलकों को जल्दी जल्दी झपकाते हुए मुस्कुराती है तो आदित्य रूही को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे गोल गोल घुमाने लगता है। रूही कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप? नीचे उतारिए मुझे, दरवाज़ा खुला है, कोई देख लेगा तो। देखने दो रूही, मैं नहीं डरता हूँ किसी से। अच्छा ठीक है, पर मुझे चक्कर आ रहा है आपके ऐसे गोल गोल घुमाने से। तभी दरवाजे पर दाइमा खड़ी कहती है, ये क्या हो रहा है? तो आदित्य रुक जाता है और रूही को अपनी गोद से नीचे उतारता है और रूही को अब चक्कर आता है। तो जैसे ही रूही गिरने को होती है तो आदित्य उसे थाम लेता है, पर आदित्य भी संभल नहीं पाता तो दोनों नीचे गिर जाते हैं जमीन पर। आदित्य नीचे और रूही आदित्य के ऊपर, और ये देख दाइमा और भी गुस्से में आ जाती है और वो वहां से चली जाती हैं। रूही मुस्कुराती है और आदित्य से कहती है, डेविल तो किसी से नहीं डरते, तो अब क्या हुआ डेविल को? डर गए क्या आप? कहकर रूही जोर जोर से हंसने लगती है। आदित्य भी मुस्कुराता है और उसके कमर पर हाथ रखते हुए कहता है, इतने दिन बाद रूही तुम्हारे चेहरे पर ये हंसी देखी है। आई लव यू रूही। आदित्य की छुअन से रूही सिहर उठती है। रूही कहती है, जी ठीक है, अब छोड़िए मुझे। आदित्य रूही की कमर को कसकर पकड़ते हुए अपने और करीब कर रूही के माथे पर किस करता है और जैसे ही रूही के होठों के पास जाता है रूही आदित्य के मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, नहीं, ये सब शादी के बाद। तो आदित्य मुस्कुराता है और फिर दोनों उठते हैं। रूही कहती है, मैं नीचे जा रही हूँ, दाइमा मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी। इधर दाइमा बहुत ज़्यादा परेशान थी, वो आदित्य से बात करना चाहती थी अभी के अभी। दाइमा रीमा से कहती है, जाओ आदित्य को कहो कि मेरे कमरे में आए, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। रीमा आदित्य के कमरे में जाती है और रूही नीचे आती है तो सामने दाइमा को देख अपनी नजरें नीचे कर वो श्रेया के कमरे की तरफ जाने लगती है। तभी दाइमा कहती है, रुको। रूही अपने कदम रोकती है और दाइमा से कहती है, जी दाइमा। मत कहो दाइमा मुझे, तुम हो कौन, कहाँ की हो, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारे माँ बाप का आता पता भी है। तभी घर के अंदर सौम्या आती है। वो दाइमा को देख फौरन उनके पास आकर उनके गले से लगते हुए कहती, दाइमा आप कब आई? सौम्या, आज ही, और मेरे जाने के बाद इस घर की हवा ही बदल गई। सौम्या हैरानी से कहती, क्या हुआ दाइमा, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? दाइमा सौम्या से कहती है, सौम्या तुम्हें कुछ नहीं पता क्या? क्या दाइमा, ये लड़की रूही तेरे प्यार को छीन रही है तुझसे, तेरे आदित्य और उसके इस आलिशान घर पर नजर है इसकी। दाइमा आप पहले शांत हो जाइए, आराम से बैठिए, बात करते हैं इस बारे में। क्या बात करना है सौम्या? मैंने अपनी आंखों से जो देखा वो तुम देखती तो अभी के अभी इसका हाथ पकड़कर तुम इसे घर से बाहर निकालती। बोलो रूही, तुम चुपचाप क्यों खड़ी हो? तुम अपनी शादी के मंडप से क्यों भागी? पता है कुछ? तो रूही अपना सिर नीचे किए हुए खड़ी हो जाती है। देखो लड़की, आदित्य को तुम फंसा रही हो, ये घर ये शान शौकत देखकर तुम्हें लालच आ गया है ना? दाइमा की बातें सुन रूही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी आदित्य नीचे आता है और कहता है, दाइमा किसे लालच आ गया? इस रूही को, और किसे? दाइमा, आदित्य ने सख्त आवाज में कहा, बिना सोचे समझे आप कुछ मत कहिए रूही को। दाइमा, क्यों ना कहूँ रूही को कुछ? क्या लगती है कि तुम्हारी, जो इसके लिए तुम मुझसे बहस कर रहे हो? आदित्य रूही की तरफ देखता और कहता है, सांसें है ये मेरी, ये है तो मैं जिंदा हूँ, और रूही तुम अपने कमरे में जाओ। रूही फौरन अपने कमरे में चली जाती है। आदित्य, इस लड़की के लिए तुम मुझसे ऊंची आवाज में बात करोगे? दाइमा, पहले आप शांत हो जाइए, ये वो रूही है जिससे मैं बचपन से प्यार करता हूँ। और फिर आदित्य रूही के बारे में सब बताता है दाइमा को। अब दाइमा को अपने कहे शब्दों पर शर्मा रही थी। ये क्या कर दिया मैंने, बिना कुछ सोचे समझे कितना कुछ मैंने रूही को सुना दिया। कोई बात नहीं दाइमा, मैं उसे मना लूंगा, कहकर आदित्य अपने कमरे में चला जाता है। दाइमा सौम्या को देख उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहती है, तुम ठीक हो ना सौम्या? दाइमा, मैं ठीक हूँ और मैं रूही और आदित्य के लिए खुश हूँ, मुझे उनके रिश्ते से कोई भी ऐतराज़ नहीं है दाइमा। फिर सौम्या रीमा के पास आती है और उससे पूछती है, सोहन सर कहाँ हैं? मैम, वो तो सुबह ही घर से निकल गए थे, अब तो शाम होने को आई है, अभी तक वो नहीं आए। क्या नहीं आए? सौम्या मन में ही अपने कहती है, सोहन कहाँ हो तुम? सॉरी सोहन, जहाँ भी हो जल्दी आओ, मुझे तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लग रहा है। इधर सोहन की आंख खुलती है, वो घर से बाहर आता है तो शाम हो चुकी थी। वो घर से बाहर निकलकर गाड़ी में बैठ बार क्लब जाता है और ड्रिंक करने लगता है। अभी भी सोहन सौम्या से बहुत ज़्यादा नाराज़ था। इधर आदित्य अपने कमरे में आता है तो रूही उसे कहीं नहीं नजर आती। वो दूसरे कमरे में जाता है तो देखता है रूही बिस्तर पर लेटे तकिए में मुंह छुपाए रो रही थी। आदित्य रूही के पास जाकर बैठ जाता है और कहता है, रूही, दाइमा की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ तुमसे। रूही सिसकते हुए कहती है, आप मुझसे कोई माफ़ी मत मांगिए, और अगर आपको भी लग रहा है कि मैं आपके पैसे देखकर आपको फंसा रही हूँ तो आप मुझसे शादी मत करिए। रूही, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? ये सब मैं नहीं सोचता हूँ। देखिए सर, आपको बहुत सी लड़कियाँ मिलेंगी, आप बहुत पावरफुल और बड़े आदमी हैं, मैं आपके लायक नहीं हूँ और मुझे आपसे शादी नहीं करनी है। मेरा आपका कोई रिश्ता नहीं है, समझे आप? मुझ में ऐसा कुछ नहीं है। रूही, तुम ये सब क्या सोच रही हो? और फालतू मत बोलो, तुम मेरे लायक हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ रूही, और दाइमा की बातों का बुरा मत मानो, मैंने उन्हें सब बता दिया है। नहीं आदित्य सर, दाइमा की बातों का बुरा नहीं लगा, पर हाँ, जो भी कहा सच ही तो कहा है उन्होंने। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मेरे माँ बाप कौन है, अपना पिछला सब भूल गई हूँ। ऐसी लड़की से आप क्यों शादी करेंगे? और इतना कह रूही अपने सिर को जोर से पकड़ लेती है। रूही, क्या हुआ, तुमने आज दवाई नहीं खाई क्या?
फिर से तुम्हारे सिर में दर्द? आदित्य जल्दी से अपने कमरे में आया, रूही की दवाई लेकर आया और उससे कहा पहले दवा खाओ जल्दी से, अभी ठीक हो जाएगा सिर का दर्द। रूही को आदित्य दवा खिलाता है और उसे अपनी बाहों में लेते हुए कहता है कुछ भी मत सोचो रूही, प्लीज कुछ मत सोचो। कुछ देर बाद रूही सो जाती है और आदित्य उसे बेड से अपनी गोद में उठाकर अपने कमरे में लेकर आता है और उसे बेड पर लेटाकर चादर उड़ा देता है और उसके पास ही बैठ जाता है। इधर सौम्या बार बार सोहन को फोन कर रही थी पर सोहन उसके कॉल का अभी भी जवाब नहीं दे रहा था। श्रेया भी सोहन के लिए परेशान थी और दाई माँ रूही के लिए। उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो रूही के पास जाएं। रात के 9 बज चुके थे अब। आदित्य रूही के पास ही था और सौम्या बाहर हॉल में बैठे सोहन का वेट कर रही थी। श्रेया भी वहीं बैठी हुई थी, वो भी अपनी नजरी दरवाजे के पास टिकाए सोहन की एक झलक के लिए परेशान थी। इधर रूही अभी भी सो रही थी। आदित्य उठकर नीचे आया और रीमा को आवाज़ दिया। रीमा आदित्य की आवाज़ सुनकर फौरन वहाँ पर आई। जी सर। रीमा, रूही सो रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बाहर ही हूँ, तब तक तुम उसके पास रहो, उसका ध्यान रखना। रीमा ने हाँ में सिर हिलाया और आदित्य के कमरे में चली गई और आदित्य बाहर चला गया। सौम्या ने आदित्य की बात सुनी तो वो भी रूही के पास चली गई। इधर श्रेया, वो तो बस सोहन के आने के इंतजार में ही खोई हुई थी। आदित्य बाहर आया, वो बहुत बेचैन था। वो खुद से ही कहता है कैसे कैसे सब ठीक होता है और फिर बिगड़ जाता है सब, क्यों, आखिर क्यों? मैं रूही को दर्द में नहीं देख सकता हूँ। फिर वो आसमान की तरफ देखते हुए कहता है मैंने आप सबसे वादा किया था कि भले मैं दूर रहूं पर रूही का ख्याल हमेशा रखूंगा, पर नहीं रख पाया। आदित्य फिर स्विमिंग पूल साइड आया और अपनी शर्ट निकाली और शांत पानी में छलांग लगा दी और काफ़ी देर तक आदित्य पानी में ही रहा। और सौम्या बालकनी में खड़ी आदित्य को देखती है और खुद से ही कहती है ये प्यार जितना खूबसूरत है उससे कहीं ज़्यादा ये प्यार दर्द भी हमें देता है। फिर सौम्या सोफे पर आकर बैठ जाती है। रूही की आँख खुलती है तो सामने सोफे पर बैठी सौम्या पर नज़र जाती है उसकी। वो उठती है तो सौम्या कहती है तुम ठीक हो ना रूही? हाँ मैं ठीक हूँ। सौम्या, वो हाँ बोलो रूही। कुछ नहीं रूही, दाइमा ने जो कहा उनकी बातों को दिल पर मत लगाओ, उन्हें नहीं पता था पर अब उन्हें बुरा लग रहा है। सौम्या रूही के पास आई और बेड पर बैठते हुए कहा रूही, आदित्य तुमसे बहुत प्यार करता है, वो तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता है, तुम आदित्य को समझो। और आदित्य करीब 3 घंटे से स्विमिंग पूल में बेचैनी से तैर रहा है। क्या 3 घंटे से? रूही उठी और बालकनी में गई और स्विमिंग पूल की तरफ देखा तो आदित्य पानी में था। रूही परेशान हो गई, वो कमरे में आई और सौम्या से कहा मैं अभी आई सौम्या। 2 कदम जैसे ही रूही ने बढ़ाए तो वापस वो सौम्या के पास आई और कहा सौम्या, जैसे आपने मुझे समझाया वैसे ही आप भी समझ जाइए। सौम्या हैरानी से कहती है मतलब रूही? सौम्या, सोहन सर सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करते हैं और वो भी आपको तकलीफ में नहीं देख सकते हैं। कहकर रूही जल्दी से नीचे आई और रीमा से कहा सर के लिए जल्दी से स्ट्रॉन्ग कॉफी बनाकर पूल साइड लेकर आओ, और दूसरे सर्वेंट से कहा जल्दी से तुम बाथरूम और टॉवल लेकर आओ आदित्य सर का। कहकर रूही स्विमिंग पूल के पास आई और उसने आदित्य को आवाज़ दी मिस्टर डेविल बाहर निकलिए जल्दी से। आदित्य रूही की आवाज़ सुन पूल से बाहर आता है। वो काफ़ी थक चुका था और बाहर निकलते ही वहीं फर्श पर लेट गया। सर्वेंट बाथरोब और टॉवल लेकर आता है। रूही कहती है इतनी देर से पानी में क्यों है? अगर आपको कुछ हो जाता तो क्या कुछ हो जाता? वैसे भी अब तो मुझसे शादी तो नहीं करना चाहती हो। कहने और करने में फ़र्क है आदित्य सर। दिल को बात चुभी तो कह दिया, अब उठिए। आदित्य उठता है। रूही सर्वेंट से बाथरोब लेकर आदित्य को पहनाती है और कहती है चलिए बैठिए अब कुर्सी पर। आदित्य बैठता है और रूही आदित्य के सिर टॉवल से पोंछने लगती है। आदित्य रूही का हाथ पकड़ते हुए कहता है रूही रहने दो, मैं कर लूँगा, और तुम ठीक हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद वो नीचे फर्श पर बैठ जाती है और कहती है लाइए अपना हाथ दीजिए। रीमा भी कॉफ़ी लेकर आ जाती है। रूही कहती है कॉफ़ी पीजिए, आपका दिमाग कुछ शांत होगा। और फिर रूही आदित्य की गीली पट्टी खोलते हुए कहती है आप सबका ध्यान रखते हैं, आप हैं तो सब सेफ है, और अब जब आप ही अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो सबका क्या होगा? आदित्य कॉफ़ी पीता है। रूही कहती है चलिए अंदर, वरना आप बीमार पड़ जाएंगे। फिर रूही और आदित्य कमरे में चले जाते हैं। इधर सौम्या अभी भी परेशान थी। वो कमरे से नीचे आकर बस सोहन का ही वेट कर रही थी। तभी गाड़ी आकर रुकी। वो गाड़ी सोहन की थी। सोहन गाड़ी से उतरता और लड़खड़ाते कदमों से अंदर आया। सौम्या सोहन को देख चैन की सांस लेती है और जैसे ही वो कदम बढ़ाती है कि श्रेया सोहन के पास जाती है, और जैसे ही सोहन लड़खड़ाता है तो श्रेया उसे सहारा देने जाती है तो सोहन श्रेया से दूर होते हुए कहता है सॉरी श्रेया, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं खुद को संभाल लूँगा। पर सोहन जी आप सुबह से थे कहाँ? देखिए यहाँ से प्लीज़ जाइए, कल सुबह बात करते हैं। सोहन की नज़र सौम्या पर पड़ती है। वो बिना कुछ बोले वहाँ से अपने कमरे में जाने लगता है। तभी वो गिर पड़ता है। सौम्या मुस्कुराती है। सोहन जिस तरह से श्रेया से दूर हुआ उसे अच्छा लगा। श्रेया को सोहन का रूखापन अच्छा नहीं लगा। वो अपने कमरे में चली जाती है। सौम्या सर्वेंट से कहती है सोहन को उसके कमरे में लेकर चलो। 2 सर्वेंट सोहन को सहारा देते हुए अंदर कमरे में ले जाकर बेड पर उसे लेटा देते हैं और चले जाते हैं।
सौम्या दरवाज़ा बंद करती है और सोहन के पास आती है, पर सोहन होश में नहीं था। वो बिस्तर पर आते ही सो जाता है और सौम्या उसे देख कहती है, सॉरी सोहन, सॉरी, मैं ही तुम्हें समझ नहीं पाई। और सोहन के बगल में जाकर वो लेट गई और उसके सीने पर अपना सिर रख लिया तो सोहन ने सौम्या को अपनी बाहों में भर लिया। दूसरी तरफ कमरे में आदित्य सोफे पर बैठा हुआ था। रूही अलमारी से कपड़े निकालती है और आदित्य से कहती है, जल्दी से कपड़े पहन लीजिए, मैं आपका खाना यहीं लेकर आती हूँ। आदित्य हाँ में सिर हिला देता है तो रूही कहती है, क्या हुआ, आप नाराज़ हैं? आदित्य टी शर्ट पहनते हुए रूही से कहता है, नहीं, नाराज़ क्यों रहूँगा तुमसे मैं। तो फिर आप चुप चुप से क्यों हैं आदित्य सर? कुछ नहीं रूही। रूही आदित्य के पास जाती है और कहती है, तो डेविल मुझसे नाराज़ है, और आदित्य की टी शर्ट के अंदर घुस गई। रूही की इस हरकत से आदित्य के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। सॉरी, मैं आपको बहुत परेशान कर देती हूँ ना? आदित्य मन में ही कहता है, भले ही तुम पिछला सब भूल गई हो रूही, पर प्यार तुम मुझे पहले की ही तरह करती हो। आदित्य ने रूही को अपनी बाहों में भर लिया और रूही के दिल की धड़कनें शोर करने लगी और आदित्य की तेज़ धड़कन भी रूही को महसूस हो रही थी। रूही ने कहा, अब इससे पहले मेरा इरादा बदले, जल्दी से मुझसे आप शादी कर लीजिए। आदित्य ने भी खुद को संभाला और रूही से कहा, रूही, सारी दवाइयाँ प्लीज़ टाइम पर लीजिए, आपको मैं तकलीफ में बिल्कुल भी नहीं देख सकता हूँ।